हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 18 सितंबर 2022। दोस्तों आज संडे है, तो आज संडे को हम इंडियन एक्सप्रेस में बेसिकली एडिटोरियल वगैरह आते नहीं हैं। तो आज जैसा हमारा शुरू से चलता आया है, हम कुछ इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही द हिंदू के साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज बहुत अरसे बाद ये एडिटोरियल का सेशन आ रहा है, करंट अफेयर का सेशन आ रहा है। दोस्तों इधर बीच में 10-12 दिन से एक्टिव भी नहीं था यूट्यूब पे, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। असल में क्या हुआ कि थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है ख़राब हो गया था और थोड़ा सा फैमिली में भी प्रॉब्लम आ गई थी। फैमिली में भी थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते 10-12 दिन का थोड़ा ये डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, पर आप चिंता मत करिए। आप लोग की उम्मीदें अगर हमसे जुड़ी हैं, अब मैंने देखा दिन पे दिन पब्लिक का रिस्पांस, भले मैं इधर बीच एक्टिव नहीं था, पर दिन पे दिन मैंने देखा किस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, लोगों धीरे धीरे वीडियोस का व्यूज़ भी बढ़ता गया। इससे ये समझ में मुझे आने लगा कि किस तरीके से मेरी कई बातें लोगों को अच्छी लगने लगी। तो दोस्तों चिंता मत करिए, धीरे धीरे और नए इनिशिएटिव को मैं अपने इस चैनल पे लाऊंगा ताकि आपकी स्टडी और बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आज 18 सितंबर 2022 है। तो दोस्तों आइए चलिए आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए अपने करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर में बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि अब मैंने पहले भी इन सारे आर्टिकल्स को कवर करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि किस तरीके से ये जो चीताज़ थे ये एक्सटेंट हो चुके थे। फिर इसके बाद इनको नामिबिया से लाने की बात की जा रही थी, नामिबिया से लाने की बात की गई। फिर आप देखोगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में इनको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी। कल आप देखोगे कि अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वो जन्मदिन था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जो थे चीताज़ को, ये जो 8 चीता हैं, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों इसी के कंटेक्स्ट में बातें लिखी हैं, द चीताज़ आर बैक, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों देखिए इस कंटेक्स्ट की बातें अगले पेज पे लिखी, पर मैं इसको आपको यहीं पे डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों इनका कहने का क्या सारांश है। दोस्तों अगर इनके कहने के सारांश को आप देखोगे तो जो कहानी ये गणना कहती है कि आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसको डायरेक्टली ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पहले साइंटिफिक रिसर्च किया गया कि ये जो एशियाटिक चीता हैं, क्योंकि 1947 में जब ये एक्सटिंक्ट हुए, आप देखोगे कि 1952 में क्या हुआ कि इनको तुरंत दर्जा दे दिया गया कि ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो तब के इन्वायरमेंट कंडीशन में अब के इन्वायरमेंट कंडीशन में बहुत अंतर है। तो आप देखोगे दोस्तों कि इस इन्वायरमेंट कंडीशन की अब की इन्वायरमेंट कंडीशन में क्या अंतर है, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे यही बात है कि साइंटिफिक्स ने काफ़ी रिसर्च किया। उस रिसर्च के बावजूद आप देखोगे कि उस रिसर्च में ही ये पाया गया कि मध्य प्रदेश का कुल्लू नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जो उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होगा उनके रहने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात आप देखोगे दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसको कुल्लू नेशनल पार्क में ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च हुआ, उसके बाद ही आप देखोगे कि कुल्लू नेशनल पार्क उनके लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट था जहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। दूसरी चीज़, अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर आप दोस्तों इसके इंपैक्ट की कंडीशन की बात करोगे तो इसका सबसे बड़ा देखिए दोस्तों इंपैक्ट है इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट इन समझने की कोशिश करो, आप देखोगे दोस्तों कि इस चीता को देखने के लिए क्या होगा कि टूरिस्ट आएंगे, और जब टूरिस्ट आएंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। भाई जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कोई भी ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड कोई भी हो, लेकिन उसके लिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। तो भाई टूरिज्म बढ़ा, लोग बढ़ गए, तो उनकी सिक्योरिटी का भी तो मामला बढ़ेगा। तो वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के इशू के चलते आप देखोगे कि टूरिज्म से NRI का पैसा तो आ ही रहा है, लोग घूमने आके देख ही रहे हैं इन चीताज़ को, और साथ ही क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिटेल न्यूज़ थी, मैंने आपको यहीं पे कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब ये दोस्तों फ्रंट पेज की एक छोटी सी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में आप देखोगे दोस्तों कि लिखा है अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट एंड मेक अ डिफरेंस एंड गवर्नमेंट आस्क सिटीजन्स टू लेंड हैंड। आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से क्या है कि टीबी को 2025 तक पूरा इरेडिकेट करने की पहल की जा रही है। इरेडिकेट मतलब कि टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पोलियो मुक्त भारत हुआ, उसी तरीके से टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे गवर्नमेंट के अप्रोच के साथ साथ क्या हो रहा है कि कई सारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज वगैरह सामने आ रहे हैं। इस एनजीओज में क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि लोगों को करेज किया जा रहा है। करेज इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट की नई अप्रोच है। इस गवर्नमेंट की अप्रोच में देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको आप डिटेल में देख सकते हो कि इस अप्रोच का नाम है एक नी किशे मित्र। नी किशे मित्र का मतलब समझिए, नी किशे का मतलब है दोस्तों एंड अप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ना, जो एग्जाम का मसाला है, जो आप इस चीज़ को कहीं कोट कर सकते हो हेल्थ इशू में, उसको यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है कि हाउ टू बी ए ई किशे मित्र। मतलब आप समझने की कोशिश करें, नी किशे मित्र जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है ना, उस ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में आप देखोगे कि सपोज करिए जैसे कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कोई भला मानुस है या कोई एनजीओ है, तो वो क्या करती है कि किसी एरिया में एक स्पेसिफिक जो है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिनका क्या होगा कि उनको वो सपोर्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो नंबर ऑफ द जो पेशेंट्स हैं जो वो डिसाइड करेंगे, उनका क्या होगा कि कम्युनिटी सपोर्ट डॉट निक्षय डॉट इन पे वो रजिस्टर करेंगे। तो फिर क्या होगा कि उस स्पॉन्सर को
एक कंफर्मेशन मेल आएगा, और जिसके साथ क्या होगा कि उस जोनल का जो उस एरिया का टीबी ऑफिसर होगा ना, ट्यूबरकुलोसिस जो ऑफिसर होगा, वो उससे कांटेक्ट करेगा। और फिर कांटेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि जब दोनों की पार्टनरशिप हो जाएगी ना, टीबी ऑफिसर्स की और जो स्पॉन्सर्स की जो पार्टनरशिप हो जाएगी ना, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम एक एफिशिएंट कारगर टीबी मुक्त भारत बना पाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा इस न्यूज़ को आगे की पेज पे है, तो इसको थोड़ा होलिस्टिक डिटेल वे में कवर करेंगे। आइए चलिए आगे के पेज पे इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखोगे आप दोस्तों कि यहाँ डिटेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के चलते ये जो निकषय मित्र योजना जो लाई गई, योजना क्या मतलब एक रजिस्टर्ड पोर्टल है। इसके तहत क्या है कि टीबी बैटल के अगेंस्ट में जो फाइट करने के लिए जो लाया गया है ना, कह सकते हो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके तहत क्या है दोस्तों कि इसके कंटेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। इसको थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे नरेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अंडर द निकषय Mitra programs, individuals, NGOs, corporates can adopt TB patients by communicating supports, providing them nutrition, supporting for diagnostic and vocational training for their family members। तो वही वाली बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनजीओस ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, ये क्या करेंगे कि ये टीबी पेशेंट्स को धीरे धीरे क्या करेंगे कि सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि उनको न्यूट्रिशन से सपोर्ट देंगे, और साथ ही उनको डायग्नोस्टिक टीबी की जो जांच होती है ना, उसकी डायग्नोस्टिक सपोर्ट करेंगे। और साथ ही क्या करेंगे कि फैमिली मेंबर से एक वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, टीबी क्या है ना, टीबी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। टीबी के बारे में अगर आप कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी माँ को भी टीबी हो गया ना, तो उसका 1.5-2 साल का बच्चा होगा ना, तो उसको भी उससे दूर रखा जाएगा। मतलब इस तरीके की ये कम्युनिकेबल डिसीज है। तो किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स को, उसके कंटेक्स्ट में बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। ये देख लीजिएगा कि निकषय मित्र का क्या महत्व है प्रोग्राम का, ये यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा दोस्तों कुछ फैक्चुअल डेटा है, इस फैक्चुअल डेटा को आप थोड़ा सा देख लीजिए। इस फैक्चुअल डेटा के तहत में कुछ बातें हैं। इस फैक्चुअल डेटा में आप दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे लिखा है द प्रोग्राम इज एम्ड एट एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ना कि 2025 तक किस तरीके से टीबी मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि इंडिया डिटेक्ट्स 20 to 25 टीबी केसेस एवरी ईयर। मतलब 20 से 25 लाख टीबी के केसेस हमेशा इंडिया में हर साल रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें से 4 लाख उनमें मौतें हो रही हैं। आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है कि 13.5 लाख टीबी के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप देखोगे 9 लाख हैव कंसिस्टेंट टू बीइंग द एडॉप्टेड अंडर द इनिशिएटिव। तो उनमें से 9 लाख 13.5 लाख में से 9 लाख लोगों को इस तहत इस योजना मतलब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ये जो प्राइवेट एनजीओ जो स्पॉन्सर जो कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव्स है ना, इन्होंने टाई अप करके उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैमिली वोकेशनल ट्रेनिंग और साथ ही डायग्नोस्टिक सपोर्ट देने की पूरी पहल की है। ठीक है दोस्तों, तो इस डेटा को एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसको वीडियो पॉज करके कहीं पे लिख लेना। ठीक है, ये एक सपोर्टिव डेटा है, आप चाहो तो ये निकषय के कंटेक्स्ट में कहीं भी इस चीज़ को कोट कर सकते हो। एक अच्छा मतलब वैल्यूएबल परफॉर्मेंस पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एक न्यूज़ देखेंगे। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आप न्यूज़ देखोगे दोस्तों कि इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आज की मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ लगी करंट अफेयर के बेस पे। आप देखोगे कि टू क्लियर द ट्रेड बॉटलनेक्स पीएम अनवील्स द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसके तहत आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से ये जो इंटरनल ड्यूटी और एक्सटर्नल ड्यूटी के तहत क्या था कि लॉजिस्टिक सप्लाई का जो ट्रेड वैल्यू था ना, वो इंक्रीज़ हो जाता था। इंक्रीज़ इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि 13 से 14% जो बढ़ जाता था ना, इसको अब सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहीं पे आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से ये जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ना, तो इसके कंटेक्स्ट में जो एग्जाम का मसाला है ना दोस्तों, यहाँ पे एक चर्चा की गई है दोस्तों कि गति शक्ति के बारे में लिखा है। गति शक्ति बेसिकली क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि ये गवर्नमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई है ना, लॉजिस्टिक सप्लाई मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो सामान है इधर से उधर पहुंचता है ना, इसके तहत जो लॉजिस्टिक में काम करने वाली चीज़ें, जैसे मान के चलिए प्लेन हो गया, रेलवे हो गया, तो उसी के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग में क्या है कि पीएम गति शक्ति की भी यहाँ पे कुछ चर्चा की गई। इसमें क्या है दोस्तों कि जो एग्जाम का मसाला है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे बातें तो बहुत सी चीज़ें हैं। इतना तो आपको भी पता है कि लॉजिस्टिक सप्लाई जब हम कम कर देंगे, जब ट्रेड ड्यूटी को हम कम कर देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कॉस्ट जब इफेक्टिव हो जाएगा, लो हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए दुकानदार को सस्ते में पड़ रहा है, तो हो सकता हो कि वो पहले अगर 5 रुपये का बिस्कुट बेचता था, तो हो सकता है वो 4 में ही बेचेगा। तो वही वाली बात है कि धीरे धीरे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। भाई जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही ना। पहले क्या था कि फैक्टर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। फैक्टर कॉस्ट बढ़ने के चलते क्या था कि लॉजिस्टिक सप्लाई की ट्रेड ड्यूटी जो बहुत ज़्यादा थी, फैक्टर कॉस्ट बढ़ जा रही थी। फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही थी तो आदमी उतना एम्प्लॉय हायर नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है, क्या बोलते था, सोशल वेलफेयर में वो होता था। सोशल वेलफेयर में मतलब ये सोच के चलिए कि 4 आदमी का काम 1 आदमी से कराया जाता। तो यही सारी बातें दोस्तों, ये जो पॉलिसी आई है ना, इससे क्या होगा कि कुछ हद तक देखिए एक बूस्टअप मिलेगा आदमी के सोशल, कह सकते हो कि वेलफेयर में भी एक बूस्टअप है, और साथ में इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में तो बूस्टअप है ही। तो दोस्तों यहाँ पे यही बातें लिखी है, जो मेन यहाँ के एग्जाम का मसाला है ना, मैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों लिखा है द न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी कैप्स 8 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट क्रिएट अ कंडक्टिव ecosystems in the logistics sectors, he said, adding that it will complement the PM Gati Shakti National Master Plan Initiative।
तो वही वाली बात है दोस्तों कि ये जो लॉजिस्टिक सप्लाई ना पीएम गति शक्ति के लिए एक मास्टर प्लान है। अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गति शक्ति के बारे में देखेंगे, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपके लिए नोट्स बना लिया है। आप दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, मैंने अपने नोट्स में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी नोडल connectivity essential a digital platform to bring the 16 ministries including railway roadways together for the integrated planning and coordinated implementations of infrastructures and connective projects। तो वही वाली बात है दोस्तों कि पीएम मोदी ने दोस्तों बेसिकली क्या था कि पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों कि इसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ आती थी। इस 16 मिनिस्ट्रीज़ के तहत आप देखोगे कि ये एक डिजिटल इंटीग्रेटेड प्लान हुआ था। डिजिटल इंटीग्रेटेड प्लान में क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हुआ करती थी कि किस तरीके से जो सामान का आवाजान होगा ना वो धीरे धीरे और ईजिली होने लगे। तो जब ईजिली होने लगेगा दोस्तों तो थोड़ा सा इकोनॉमी के बूस्टअप हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ इसके कॉन्टेक्स्ट में कि मान के चलिए कि आप यूपी में कोई फैक्ट्री डालते हो, ठीक है, और यूपी में फैक्ट्री डालते हो और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको साउथ से मंगानी हो, आपको जो सप्लाई मंगाने में 4 दिन 5 दिन लग रहे थे, आपका 4 दिन 5 दिन का नुकसान था। तो इससे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ऐसी कनेक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है कि वो 4 दिन का काम 1.5 दिन या 2 दिन में हो जाए। तो जो 2 दिन का आपका नुकसान था ना उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो मेन बेसिकली यही था कि बूस्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लान था। अब धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग में इसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब 30 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है, द न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी हैज़ अ 4 क्रिटिकल फीचर्स। तो दोस्तों ये जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी है ना इसके 4 क्रिटिकल फीचर्स हैं। ये दोस्तों याद रखना, ये मतलब कहीं आप पूछा जा सकता है आपसे और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि पहली जो है क्रिटिकल फीचर्स उसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल सिस्टम, दूसरा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, तीसरा है ईज ऑफ लॉजिस्टिक एंड चौथा है सिस्टम इंप्रूवमेंट्स ग्रुप। देखिए दोस्तों अगर इसके कंटेक्स्ट में डिटेल में 1-2 दिन में और न्यूज़ कवर होती है ना तो आई प्रॉमिस मैं इस पर और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 4 चीज़ें लिखी हैं, तो अभी ये 4 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर 1-2 दिन में और ये डिटेल में आता है तो मैं और आपको कवर करके बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज के इंटरनेशनल न्यूज़ में हम देखेंगे कि अब इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है दोस्तों कि आप देखोगे टर्कीज एर्डोगन्स टारगेट्स ज्वाइनिंग एचसीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टर्की के जो कह सकते हो प्रेसिडेंट हैं अर्डोगन साहब, वो क्या है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नाटो का उनको मेंबर बनना है। अब देखिए दोस्तों इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना प्रीलिम्स का जो फैक्ट बन सकता है। अब देखिए दोस्तों ऐसे मेंबर्स के क्वेश्चंस आज से 2 साल पहले प्रीलिम्स में आए थे, पिछले वाले प्रीलिम्स में आए थे। तो दोस्तों थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे एचसीओ का मेंबर कौन कौन है। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ये कंट्रीज़ हैं जो इस समय एचसीओ के मेंबर हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि एचसीओ की समिट कहाँ हुई थी। ये मैं लगातार इस चीज़ को मैंने पहले कवर किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एचसीओ की समिट कहाँ हुई है। इट्स योर ड्यूटी, अगर नहीं पता तो दोस्तों गूगल करिए, ठीक है, इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। अब दोस्तों जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू का जो मसाला है ना वो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों आप देखोगे अर्डोगन हैड टॉक्ड विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड अर्डोगन सेड द टर्की एंड रशिया हैड रीच्ड अ डील रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट ओवर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट बीइंग बिल्ट एट द अकायू इन द साउथर्न टर्की। असल में क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि रशिया के साथ और टर्की के साथ क्या था कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट के साथ इन द सेंस आप देखोगे कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो साउथर्न टर्की में बन रहा था अकायू में, उसको लेके एक डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट इन द सेंस आप समझने की कोशिश करो कि देखिए दोस्तों इस डिस्प्यूट का क्या ऑब्जेक्शन था वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका क्या इंपैक्ट था, इकोनॉमिक इंपैक्ट, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्यों ऑब्जेक्शन था, क्या उसका ऑब्लिगेशन था, वो हम यहाँ पे इस पावर पॉइंट का ऑब्लिगेशन मैंने नोट्स बनाया उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि उसके जो आसपास की जो सराउंडिंग पोटेंशियल थी ना, मतलब जो सराउंडिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कोस्टलाइन जो क्रिएट की गई थी ना वो टूरिस्ट का एरिया था। तो इससे क्या था कि टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। और दूसरा आप देखोगे दोस्तों कि ये जो अकायू पावर प्लांट था ना ये कह सकते हो कि आइलैंड के क्लोज में था। आइलैंड के क्लोज में होने की वजह से ये कंट्रोवर्शियल बन गया। और उसके बाद आप देखोगे कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि अभी तक जो टर्की रशिया के नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट था, अब हो सकता है कि इस पावर प्लांट से अपनी परिपूर्ति को वो पूरी कर सकता है। हाँ, और साथ में आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे ये भी सजेशन है कि इस पावर प्लांट के चलते क्या है कि एल्गल ब्लूम्स का जो रिस्क है वो धीरे धीरे जो मतलब समझने की कोशिश करिए, जो एल्गल होती है ना अपने इन्वायरमेंट के फैक्टर के लिए जो समुद्र में होती है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो डिग्रेडेड मटेरियल होते हैं ना वही ये एल्गल खाती हैं। तो इससे तहत क्या होगा, तो फिर दोस्तों यही सारी यहाँ पे बातें थी, ठीक है दोस्तों। अब आज इंडियन एक्सप्रेस में इतना ही था। अब दोस्तों हम चलेंगे द हिंदू पे। अब द हिंदू के हम साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए द हिंदू पे चलते हैं।
हिंदू के आर्टिकल में आप देखोगे, आज दोस्तों यही एक आर्टिकल को द हिंदू में डिस्कस करेंगे, मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि हैज़ द एमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड, इन द सेंस आप समझने की कोशिश करो कि अभी तक क्या था दोस्तों, कि ये जो तरह तरह के स्मोकिंग चैम्बर्स की बात की जा रही थी, स्मोकिंग चैम्बर्स इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि इसकी डिटेल को कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखो कि ये जो मिनिस्ट्री ने थर्मल पावर प्लांट्स के जो इंस्टॉलेशन की बातें की गई थी ना, कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये थर्मल पावर प्लांट्स में धीरे धीरे एक कह सकते हो कि एक इफ़िशिएंट कैटलॉग बनाया जाएगा। कैटलॉग इन द सेंस कि जैसे मान के चलिए आज कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, अगर उसको एनर्जी एमिशन के लिए रखा जाता है, तो जो हीट एनर्जी होती है ना, वो हीट एनर्जी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जब उसके बाय प्रोडक्ट्स जो रिलीज़ होते हैं ना, वो जो इन्वायरमेंट में जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है और एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट के कंटेक्स में सही नहीं है। तो इसी के कंटेक्स में यहाँ पे बातें आप देखोगे कि किस तरीके से मिनिस्ट्री धीरे धीरे जो उन्होंने एक मेजर अप्रोच लिया था, कि किस तरीके से आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर के रीजन में किस तरीके से यहाँ पे देखिए बात लिखी है, द पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द दिल्ली एनसीआर एंड द मिलियन प्लस सिटीज डेडलाइंस हैव बीन एक्सटेंडेड टू द December 31, 2024 फ्रॉम द अर्लियर डेडलाइन ऑफ द December 2022। तो वही वाली बात है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आप देखोगे कि कितनी सारी प्लस सिटीज़ थी जिनको ये पहले डेडलाइन दिया गया था कि दिसंबर 2022 तक ये जो थर्मल पावर प्लांट्स के जो कैटलॉग्स लगाए जा रहे हैं ना। अभी देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल की आगे की बात है, उसको देखूंगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से डेडलाइन जो पहले दिसंबर 2022 तक था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक। और साथ ही आप देखोगे कि इन केस ऑफ द पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द December 31, 2025 टू 2022। तो जो कह सकते हो कि पावर प्लांट्स हुआ करते थे, इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज़ थी, क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज़ में आपको जैसे बताने की कोशिश करूं कि जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं जिनको पहले अर्लियर डेडलाइन दी गई थी कि 31 दिसंबर 2023 तक होने चाहिए, अब वहां पे 31 दिसंबर 2025 तक हो रहा है। तो इसी के इंस्टेंस में कुछ मेजर कंसर्न्स की बातें हैं। अब मेजर कंसर्न्स की बातों को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को कहीं एक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में कोट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मतलब कह सकते हो कि आपके नॉलेजेबल के लिए है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कवर कर रहा हूँ। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है कि थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया ना कि हीट एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतना याद रखना दोस्तों कि जो बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल होते हैं ना, जैसे समझने की कोशिश करिए कोल। आप देखोगे ना कि इंडिया में एक टाइम कोल की शॉर्टेज पड़ गई थी। तो जो कोल है ना, कोल भी दोस्तों कई टाइप का आता है। ये मत सोचिए कि एक कोल होता है जो जिससे दर्जी जो होता है वो आयरन प्रेस करता है ना, आप देखोगे वो कोल दूसरा है। कोल भी कई टाइप, कोल भी ऐसे ऐसे होते हैं कि सुबह जलाया तो रात तक जलता ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो कोल के टाइप्स हैं। तो उसी से क्या है दोस्तों कि आप देखोगे कि जब एनर्जी को मतलब बनाया जाता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके साथ ही आप देखोगे जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, जैसे कि सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये जब इन्वायरमेंट में जाता है ना दोस्तों, तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आप देखोगे इसके एमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक फ्यूल गैस डिसल्फ्यूरिकेशन बनाया गया। फ्यूल गैस डिसल्फ्यूरिकेशन एक मतलब कह सकते हो कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो 95% सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट में जाने से पहले। तो 5% ही सल्फर जाता है, जो मतलब मोर पॉल्यूटेड हो रहा था, अब वो लेस पॉल्यूटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी था, ये याद रखना। फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिकेशन FGD, ये दोस्तों इन्वायरमेंट के कंसर्न का एक मेजर MCQ हो सकता है, इसको याद रखना। ये आप कहीं पर यूज़ कर सकते हो, मेन्स में इसको कहीं लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके आगे की बात को करेंगे। आगे की बात में आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी प्लांट्स हैव इंस्टॉल्ड डिसल्फ्यूरिकेशन यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पे बात लिखी है कि कितने सारे डिसल्फ्यूरिकेशन यूनिट्स को इंस्टॉल किया गया। ये बात हम जानते हैं कि अगर ये FGD को इंस्टॉल किया जाए तो 95% को हम सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिर्फ 5% ही इन्वायरमेंट में जाएगा, जो कि लेस पॉल्यूटेड होगा। लेकिन दोस्तों जो मेजर कंसर्न यहाँ पे निकल के है कि ये जो FGD का जो प्रोग्राम है ना, ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है ना, इसको पावर प्लांट चैम्बर में इंस्टॉल करने के लिए मान के चलिए कि 36 से 42 महीने लग जाएंगे। अब 36 से 42 महीने के साथ साथ आप देखोगे कि कह सकते हो कि काफ़ी इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जिसकी वजह से इसी वजह से डिसल्फ्यूरिक यूनिट की जो संख्या है ना, वो काफ़ी कम है। ठीक है, जो नॉर्मल आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स है ना, उनमें काफ़ी ये कम आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। अब देखोगे आप दोस्तों कि यहाँ पे चैलेंजेस के कंसर्न में बात लिखी है कि
आप ये जो एफजीडी मतलब ये जो एफजीडी है ना, एफजीडी इन द सेंस ये जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिकेशन है ना, इसके लिए चैलेंजेस क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसके चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में बात लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया कि किस तरीके से 36 से 42 महीने तो इसको ऑलरेडी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में लगते ही हैं। आप देखोगे कि 2 साल जो कोविड का जो इम्पैक्ट था ना, ये क्या दोस्तों, ये जो एफजीडी जो मतलब कह सकते हो ये जो कैटलॉग है ना, ये जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है ना, ये इंस्टॉल करने का जो सामान इंडिया के पास है वो लगभग 30% ही है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये इंपोर्ट होता है, मतलब 20 to 30% क्या है कि ही है। और बाकी जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से मटेरियल आता है। अब 2 साल आप देखोगे कि किस तरीके से कोविड के इम्पैक्ट के चलते थोड़ा सा ट्रेड में डिस्टर्बेंस आया। यही कारण है कि उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये एफजीडी इंस्टॉल नहीं हो पाए। ठीक है दोस्तों, ये एक मेजर कंसर्न था। और दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखी है दोस्तों कि एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव की बात है। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो इंस्टॉलेशन है ना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के साथ आप देखोगे कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। जिस इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड से जनरेट हो रही है, वहाँ पे अगर आप इसको कितना इंस्टॉल करोगे। हाँ भाई, जाहिर सी बात है 75% जो हमारी जनरेट हो रही है, तो हर जगह अगर हम एसजीडी को इंस्टॉल करते जाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे, तो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ जाएगा ना। अब 20 से 30% हम खाली बनाने में कारगर हैं, बाकी तो हम मंगा रहे हैं चाइना से। तो अगर हम दूसरी कंट्री से मंगाते रहेंगे तो हमारे पास भी तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है भाई। 75% जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट हो रही है, क्या हर जगह भी तो इसको नहीं लगाया जा सकता ना। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात तो है। साथ में आप जो हमारी जो ग्लासगो की मीटिंग हुई थी, जो यूएन का जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का जो समिट था, कि किस तरीके से 2070 तक हमको कार्बन एमिशन नेट जीरो तक लाना है। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी तो हमको माइंड करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बात थी दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा ये डिटेल में यहाँ पे लिखा है द लाइज अहेड। इसको थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। बाकी मैं नरेट कर रहा हूँ, ये भी आप सुनिए कि लिखा है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमिटमेंट मेड एट 2021 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडियन पर्पस टू अचीव द 500 गीगावाट्स नॉन फ्यूजल फ्यूल्स बाय द 2030 विल अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070। तो वही वाली बात की कि 2070 तक किस तरीके से कार्बन नेट एमिशन जीरो हम बनाने के प्रयास में लगे हैं, और उस तरीके से ये हम ढिलाई कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो वही वाली बात है दोस्तों कि देखिए एक बात यहाँ पे ये भी लिखी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन 20 to 30% बाय 2024 विल नेवर बी अचीव इफ गवर्नमेंट गिव्स रिपीटेड लीवे टू द वायलेटर्स। तो वही वाली बात है दोस्तों, एक तरफ जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, जिसका ये टारगेट है कि 20 से 30% तक हम इसको रिड्यूस कर पाएँ, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन को हम 40-30% तक इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएँ। अगर ऐसी ही ढिलाई चलती नहीं ना, तो ये कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।